हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस केस आखिर किस प्रकार डिसाइड होता है। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर बनाई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जब भी कोई पार्टी कोर्ट में मेंटेनेंस के बारे में कोई केस फाइल करती है तो उसका केस फाइल करते समय यही मोटिव रहता है कि वो सामने वाली पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ले सके, और जो व्यक्ति खर्चा देने वाली होती है उसका मोटिव ये रहता है कि उसको खर्चा कम से कम देना पड़े। इसलिए दोनों पार्टियां, जो खर्चा लेने वाली पार्टी होती है वो अपने खर्चों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है और सामने वाली पार्टी से ज़्यादा क्लेम मेंटेनेंस मांगती है, जबकि जो पार्टी जिसको मेंटेनेंस देना होता है वो अपने खर्चों को इस प्रकार बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है कि उसको कम से कम या अपनी इनकम को वो कम दिखाती है ताकि उसको मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो दोस्तों, इस प्रकार जो मेंटेनेंस के केसेस थे वो बहुत लंबे खिंच जाते थे और उसमें मेंटेनेंस कोर्ट को देते समय बहुत परेशानी आती थी, क्योंकि ज़्यादातर वो पार्टी जो मेंटेनेंस क्लेम करती है उसको ही सामने वाली पार्टी का इनकम उसको बतानी होती थी, और उसी को यदि वो इनकम प्रूव कर देती है तो उसी के आधार पर उसका खर्चा बनता था। इस प्रकार मेंटेनेंस केस में बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, और जिस जजमेंट का नाम है रजनीश वर्सेस नेहा, जिसको जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिया। और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मैटर मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में चाहे पेंडिंग थे या जो दाखिल करने थे उन सब में एक व्यवस्था बनाई और उसमें इनकम एफिडेविट को फाइनल किया। अर्थात जो 2020 में मैटर चाहे वो कानून के किसी भी कानून के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए फाइल किए हुए थे, उन सब में सभी पार्टियों को, यानी मेंटेनेंस लेने वाली और मेंटेनेंस देने वाली दोनों पार्टियों को अपना इनकम एफिडेविट फाइल करना होता था। उस इनकम एफिडेविट में उसको अपनी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी और उसकी इनकम जो है उसको देना होता था, और उसी के आधार पर कोर्ट इनकम एफिडेविट के आधार पर उनका मेंटेनेंस फाइनल करती थी। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो प्लस पॉइंट ये था कि इस प्रकार इनकम एफिडेविट की अनिवार्यता लागू करने के बाद कोर्टों को उसमें दोनों पार्टी के इनकम एफिडेविट आने के बाद खर्चा या जो मेंटेनेंस है उसको बांधते समय कोर्टों को परेशानी कम आई। और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके अलावा जो दूसरी व्यवस्था उसी में बताई, वो ये बताया कि जो भी पार्टी इनकम एफिडेविट फाइल करती है और यदि उसको इनकम एफिडेविट फाइल करते समय कोई उसका पॉइंट बताना रह गया है तो उसी कोर्ट में इनकम एफिडेविट में कोई सी चीज़ को ऐड करने वाले एप्लीकेशन दे सकते हैं, और कोर्ट की परमिशन के बाद उसमें कोई नया फैक्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई ऐसी नई बात आ जाती है जिससे कि पार्टी का मेंटेनेंस पर अप्रभाव पड़ता है तो उसमें वो इनकम एफिडेविट भी अलग से फाइल कर सकती हैं। दोस्तों, इस सब के बाद भी बहुत से मामलों में इनकम एफिडेविट की अनिवार्यता के आधार पर मेंटेनेंस केस लागू नहीं हुआ, और उसी के बाद 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अदिति वर्सेस जितेश शर्मा करके केस में अपने पुराने केस का हवाला देते हुए उस मेंटेनेंस केस में फाइल करने वाली इनकम एफिडेविट की अनिवार्यता को दोबारा बताया, और सभी ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए कि वो सभी मामलों में जिसमें मेंटेनेंस केस पेंडिंग है उसमें इनकम एफिडेविट की अनिवार्यता को दोबारा लागू करें। दरअसल एक केस में जो कोर्ट है उसमें किसी माइनर की जो खर्चा है उसमें माइनर का खर्चा केस के ऊपर आए हुए इनकम एफिडेविट उसके एसेट्स के ऊपर निर्धारित किया गया, लेकिन उस पर दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में जब उस केस के खिलाफ अपील या रिवीजन फाइल की तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बगैर किसी कारण बताए हुए उस माइनर का खर्चा 7500 यानी 7500 रुपये कर दिया। उसके बाद जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में दोबारा रजनीश वर्सेस नेहा केस का हवाला देते हुए ये कहा कि इस केस में रजनीश वर्सेस नेहा वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसका पूरी तरीके से फाइनल पूरी तरीके से उसका निर्देशों का पालन नहीं हुआ है, और उसको दोबारा हाईकोर्ट को रिमांड बैक कर दिया और उसको नए सिरे से डिसाइड करने के लिए कहा। तो दोस्तों, आज वीडियो में हमने जो चर्चा की वो रजनीश वर्सेस नेहा
के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था, और उसमें जो भी मेंटेनेंस के केस चाहे वो किसी कोर्ट में फाइल हुए थे या फाइल होने थे, उन सब में इनकम एफिडेविट की अनिवार्यताओं को लागू किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने जल्दी से जल्दी इनकम एफिडेविट के आधार पर अपने खर्चे को पार्टी को दे सके। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इनकम एफिडेविट में कोई गलत सूचना देता है तो कोर्ट 340 सीआरपीसी में उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करवा सकती हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। यदि आपको 340 सीआरपीसी का नहीं पता तो उसके लिए बता दें, ये जब भी हम कोई एफिडेविट या कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के में जमा कराते हैं या उसमें कोई गलत जानकारी जानबूझ कर देते हैं तो कोर्ट उस पर 340 सीआरपीसी में कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों, आज वीडियो में हमने बात की रजिस वर्सेस नेहा के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिया था, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अनिवार्यता की थी कि जो भी मेंटेनेंस केस किसी भी हिंदुस्तान की अदालत में पेंडिंग है, उसमें चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, उनमें इनकम एफिडेविट की ज़रूर उसमें फाइल करना है, और उसी आधार पर कोर्टों को पार्टी जो खर्चा क्लेम कर रही है उसको डिसाइड करना होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।